हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक वीडियो जो एस्टेट से रिलेटेड है या ईएमआरएस जो भविष्य में होने वाला है, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉमर्स पीजीटी लेवल हो किसी या फिर कोई भी टेट एग्जाम हो, सभी के लिए। अगर कोई भी टेट एग्जाम बना है तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। उससे आज के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी कि एस्टेट का कोर्स आप लोगों को फुली कोर्स कम टाइम में और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आपको मेरी ऐप बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से एस्टेट का कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मतलब इनिशियल कॉस्ट है हमारे कोर्स की, बट कोर्स को बहुत कम वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें डालने की कोशिश की गई है। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो ये कोर्स है उसमें वीडियो शॉर्ट है या फिर जो कोर्स है वो पूरा नहीं कराया गया है, देखो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स करवाने की बात कही है कि जो मैं कराऊंगी वो आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। ऐसा कि बहुत पूरा कॉमर्स आपको पढ़ा दिया जाए बट आपका एग्जाम में कुछ नहीं आया, तो उससे बेटर है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के जाओ, कम पढ़ के जाओ। एग्जाम क्लियर करना आपका मोटिव होना चाहिए, ना कि ज्ञाता बनना। क्योंकि अगर आप लोगों को ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ज़्यादा या फिर कॉमर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो फिर पीएचडी करनी पड़ेगी। अगर किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके सही स्ट्रेटेजी के साथ कम कंटेंट के साथ पढ़ना होता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट या बहुत सारे कोर्स इनरोल होते हैं जो टीचर्स देते हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोस होती है, उसमें स्टूडेंट छांट ही नहीं पाता कि कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कई बार क्या होता है, लीस्ट इंपॉर्टेंट को पहले कर लेते हैं और फिर इंपॉर्टेंट को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि लेंथी कोर्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, बहुत टाइम से मैं एस्टेट के लिए बच्चों को गाइड करती आई हूँ। मैंने भी खुद एस्टेट क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया है। तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आप लोगों को कैसे किस राह पर चल के आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप ये वीडियो मेरी फ्री वीडियो है, यूट्यूब पर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि कैसा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं मेरी इस वीडियो में, ठीक है। स्टूडेंट, ये एक ऐसी वीडियो है जो जिसे किसी नेट लेवल पे बोला जाता है कि इंटरनेशनल बिजनेस की वीडियो है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस का कंटेंट है। कई बार बोला जाता है जैसे एस्टेट में कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं था अभी तक, आने वाले समय में सुनने में आ रहा है कि एक स्पेसिफिक सिलेबस होगा कॉमर्स का या फिर सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो जब तक सिलेबस नहीं आया तो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर जो चीज़ें आज तक कंक्लूड की गई है, उन्हीं में से जितनी भी वीडियो मैंने कोर्स में बनाऊंगी या फिर जितनी वीडियो मैं फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊंगी, बेटा ऐसा नहीं होगा कि जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली है उससे क्वेश्चन ना आए। मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कराऊंगी ही नहीं, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है एस्टेट 90 मार्क्स का खेल होता है, 90 मार्क्स आपको लेने हैं, बाकी छोड़ो। तो 90 मार्क्स मैं कहती हूँ आप 90 मार्क्स को टारगेट मत कीजिए, कम से कम 110 नंबर की तैयारी करेंगे तब 90 आएंगे। कई बार क्या होता है, एग्जाम फियर की वजह से भी हम लोग चीजें गलत करने लगते हैं, ठीक है। और जो ईएमआरएस में जा रहे हैं बच्चे, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये कुछ क्रैमिंग वाली चीज है बट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक शॉर्ट वीडियो होगी बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास अभी कोई नोटबुक है तो नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपना है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कब आया हमेशा पूछा जाता है। हर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल ही जाता है, ठीक है। 27 दिसंबर 1945 को। इसका मेन मोटिव क्या था कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारी कंट्रीज का मेंबर को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। जब किसी भी कंट्री को लोन की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी क्या करवाता है, पैसा प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारी ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज है इसमें भी, और ये भी बहुत सारी कंट्रीज को जब जरूरत के समय पैसे प्रोवाइड करवाता है। बस डिपेंड ये होता है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है वर्ल्ड बैंक में, और आईएमएफ में शॉर्ट टर्म के लिए होता है।
अब पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, डीएसएसबी में भी आया है ये क्वेश्चन, केवीएस में भी आया है, एनवीएस में भी आया है और आने वाले समय में भी आता रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से मार्क्स डिडक्ट ना हो, इसलिए इन चीजों को बार बार एक बार देखना होता है। एक बार नोटबुक में नोट कर लो, फिर बार बार देखते रहना, 5 मिनट लगेगी आप लोगों की। देखो, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? आईबीआरडी। या फिर पूछा जाता है आईबीआरडी का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। या फिर पूछा जाता है कि वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर किसका है? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का, ठीक है। अब है वर्ल्ड बैंक के अंदर बहुत सारी ग्रुप ऑफ फर्म्स आती है, वो कौन सी है? ये ग्रुप्स ऑफ फर्म्स आती है जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आती है। इसमें से कोई एक दे दिया जाएगा कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन सी नहीं आती है, या फिर पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी आती है, ठीक है। तो ये ऐसे भी करके ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। तो पहली है आईएमएफ आता है, सॉरी आईएफसी आता है। आईएफसी 1956 में आया है, इसका कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। आईएफसी 1956, आईडीए 24 सितंबर 1960। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लर्न करनी है। जिसकी ये वाली डेट लिखी है मतलब ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आईडीए मतलब आईडीए कब आया? इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी कब आया? ये है आप लोगों का 24 सितंबर 1960, ठीक है। फिर है आप लोगों का मीगा बोलते हैं, 1988 में आया। बीपा की डेट पूछी नहीं गई, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्रीमेंट था इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है तो मैंने डेट भी नहीं डाली है इसकी। ICSID 1965, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आईएफसी भी पूछा गया है, आईडीए भी पूछा गया है। मीगा बीपा इतना नहीं पूछा जाता है, सॉरी। सेकंड है एडीबी 1966, ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। कई बार फिलीपींस ऑप्शन में होता है, कई बार मनीला भी होता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है सार्क, बार बार पूछा जाता है, मत भूल जाना। अगर कॉमर्स का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो और ये भूल गए तो भाई नहीं होगा पेपर, ठीक है। सार्क कब आया? 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985, ठीक है। बार बार पूछा जाता है ये बेटा क्वेश्चन। एशियन कब आया? 8 अगस्त 1967, एशियन 8 अगस्त 1967। नाफ्टा 1992, साफ्टा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए 2006। WTO 1995, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंकटाड 1964, ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला आपका बार बार पूछा जाता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका ब्रिक्स कब आया? 2008 में, ये भी पूछ ली जाती है। ब्रिक्स में कंट्रीज कौन कौन सी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। कितने जितने लेटर है उतनी कंट्रीज है। BRICS, 5 लेटर 5 कंट्रीज। कौन कौन सी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें पूछ लिया जाता है इंडिया इसका पार्ट है आई है ना, इंडिया, ठीक है। बहुत सारी मतलब इसकी ब्रिक्स की और सार्क की मेंबर कंट्रीज पूछी जाती है। सार्क की मेंबर कंट्रीज की मैंने ट्रिक बनाई हुई है अपनी MBBS। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। ये वाली और इसकी ब्रिक्स की और सार्क की मेंबर कंट्रीज पूछी जाती है। आप देखो, ये मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट डेट्स। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को आती हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार एस्टेट देंगे या पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता कि कहाँ से। यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके आते ही हैं, और बेटा ये फ्री के नंबर है। अगर आपने 1-2 बार डेट लिख के और देख लिया ना 2-4 बार, ये आपको लर्न हो जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है इसमें आप लोग इन सबका हेडक्वार्टर लिखोगे कि हेडक्वार्टर का है। बहुतों का तो मैंने बताया है, बहुतों का नहीं बताया। तो जिनका नहीं बताया, आपका होमवर्क है कि हेडक्वार्टर लिखोगे और CEO लिखोगे इनके, ठीक है। यहीं पे इसी पेज पे ही जहाँ आपने ये नोट किया वहीं पे लिख लो। फिर जब भी आप रिवाइज करते हो बस इस पेज को रिवाइज कर जाना, हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आप लोगों के, ठीक है स्टूडेंट। एस्टेट के लिए ऐसी शॉर्ट वीडियो मैं लाती रहूंगी टिल द एग्जाम, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है और आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत कुछ नहीं पढ़ना, कई बार क्या होता है स्टूडेंट की बहुत टाइम हो जाता है पढ़े हुए और फिर अचानक से कोई कॉम्पिटिटिव देने की सोचते हैं तो उन्हें लगता है यार इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स फोबिया हो जाता है कि ना क्या होता है कि टीचर्स इतना बता रहे इतना कोर्स पढ़ना पड़ेगा। नहीं बेटा, कई बार कम पढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसी में एग्जाम क्रैक हो जाता है, एज कम्पेयर टू कि पूरा कोर्स करना है अच्छे से कुछ नहीं किया,
ठीक है। अगर आप लोगों को एस्टेट 2023 एक बार में ही क्लियर करना है तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और मेरी शॉर्ट वीडियोस में, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। ठीक है, मैं निशु एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। तब तक के लिए जय सिया राम।